Assalamualaikum, hello everyone and welcome to IQ Star Education. So in this video, we will be learning about the first chapter of the Science Part 2. Science Part 2 हम इस video से start करेंगे and in this video we will be learning about the gravitation. Gravitation का Part 1 देखेंगे, उसका next part हम next video में cover करेंगे. So let's start with the gravitation. अब ये 10th standard का gravitation है ना, of course आपने कभी ना कभी gravitation को study किया ही होगा. ये एक ऐसा topic है जो concept है जो आपने प्रीवियस क्लासेस में कवर किया ही होगा। तो इसका हम थोड़ा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं पहले ये कैसे स्टार्ट हुआ। तो ये सर आइजैक न्यूटन ने डिस्कवर किया था जब वो एक एप्पल ट्री के अंदर बैठे थे एंड सडनली वन एप्पल फॉल्स। तो उन्होंने सोचा ये एप्पल सीधा ही क्यों गिरा, ये टेढ़ा क्यों नहीं गिरा, एंड उनकी जो थिंकिंग है वो स्टार्ट हो गई वहां पे। उनने सोचा 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 और ये कंक्लूजन निकाला कि अर्थ में कुछ ऐसा फोर्स है जो एप्पल को अट्रैक्ट कर रहा था उसी की तरफ, जो एप्पल को क्या कर रहा था उसी की तरफ अट्रैक्ट कर रहा था, इसीलिए वो वर्टिकली गिरा। वो सीधा गिरा, वो टेढ़ा भी गिर सकता था बट एक फोर्स था जो एप्पल को उसकी तरफ अट्रैक्ट कर रहा था, इसीलिए एप्पल सीधा गिरा। तो वो फोर्स क्या है, तो उन्होंने उस फोर्स को नाम दिया ग्रेविटेशनल फोर्स। अब ये एप्पल अट्रैक्ट हो रहा है तो इसका मतलब कि कोई और भी चीज अर्थ से अट्रैक्ट हो रही है क्या। तो ये उन्होंने सोचा और ऐसा ही बताया कि ऐसे भी बहुत बहुत सारी चीजें हैं जो अर्थ अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है चीजों को। हम भी अर्थ को अट्रैक्ट कर रहे हैं, अर्थ भी हमको अट्रैक्ट कर रही है। हर एक चीज एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही है। बट अर्थ के पास जो फोर्स है ग्रेविटेशनल फोर्स वो कुछ ज्यादा ही स्ट्रांग है, इसी की वजह से सब उसकी तरफ ज्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं। हमारे पास भी फोर्स है जैसे अर्थ के पास फोर्स है, बट अर्थ की जो फोर्स है वो कुछ ज्यादा ही स्ट्रांग है। अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट टॉपिक पे। जो नेक्स्ट टॉपिक है उसका नाम है सर्कुलर मोशन एंड सेंट्रीपिटल फोर्स। तो ये बहुत ही ज्यादा इजी टॉपिक है, आपने सर्कुलर मोशन का टॉपिक जो है वो पहले बहुत बार स्टडी किया ही होगा। एक ऐसा फोर्स जो सर्कुलर पाथ पे घूम रहा है। और सेंट्रीपिटल फोर्स क्या है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स का फुल फॉर्म है सेंटर सीकिंग। इसका जो फुल फॉर्म है वो क्या है, सेंटर सीकिंग है। यानी कि वो सेंटर से ज्यादा रिलेटेड है। वो सेंटर से कैसे रिलेटेड है अब हम देखते हैं। तो ये क्या है, एक सर्कुलर ऑब्जेक्ट है, एक सर्कुलर पाथ है। और ये ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, वो पाथ को कैसा कवर कर रहा है इस तरीके से। तो वो इस तरीके से कवर कर रहा है बट उसका जो फोर्स है वो सेंटर पे लग रहा है इस तरीके से। उसका फोर्स सेंटर पे लग रहा है और फिर वो गोल गोल ऐसे घूम रहा है। और जब इसका जो वेलोसिटी है वो ऐसे टेंजेंशियल होगी, इसे स्ट्रेट होगी सर्कुलर पाथ से। उसका जो टेंशन है वो इस तरफ है, सेंटर की तरफ, और उसकी वेलोसिटी एकदम स्ट्रेट है, टेंजेंशियल है। इसे हम सेंट्रीपिटल फोर्स इसीलिए कहते हैं बिकॉज ये सेंटर सीखेंगे, यानी कि सेंटर की तरफ उसका ज्यादा फोर्स है। ये रेडियस हो गया, तो ये ऐसे गोल गोल घूमता है। और एक हम जब एग्जांपल देखते हैं, मैंने स्टोन इज टाइड टू अ स्ट्रिंग, और हम उसे जब ऐसे गोल गोल घुमाएंगे तो गोल गोल घुमाने के बाद उसका जो फोर्स होता है वो सेंटर की तरफ अट्रैक्ट हो रहा होता है। और जैसे ही हम उसे छोड़ दें तो वो क्या चला जाएगा, वो सीधे चला जाएगा, वो सीधे चला जाएगा, उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, टेंजेंशियल हो जाएगी। तो इसका एग्जांपल यहाँ पे उन्होंने लगाया है अर्थ को और सन के ऊपर। सन जो है वो अट्रैक्ट कर रहा है अर्थ को, यानी कि उसके पास क्या है, सेंट्रीपिटल फोर्स है, उसके सेंटर से वो अट्रैक्ट कर रहा है अर्थ के सेंटर को। और इसी की वजह से वो गोल गोल घूम रहा है, ऐसे रिवॉल्व कर रहा है। और उसका एक्सेलरेशन या वेलोसिटी कहाँ पे है, तो ऐसे टेंजेंशियल है। वो इस तरीके से रिवॉल्व कर रहा है और उसकी एक्सेलरेशन या वेलोसिटी ऐसे टेंजेंशियल है। द सेम थिंग इज अप्लाइड टू द मून। मून जब रिवॉल्व होता है सन के अराउंड, तो क्या होता है यहाँ पे, मून का जो फोर्स है वो अर्थ क्या कर रहा है, उसको अट्रैक्ट कर रहा है उसके सेंटर तक। और उसका जो वेलोसिटी है वो टेंजेंशियल है। अब जो वेलोसिटी और फोर्स जब इक्वल होगी, वेलोसिटी और फोर्स जब इक्वल होगी, तभी ये गोल गोल घूमना स्टार्ट होगा। सो दैट वाज अबाउट द सेंट्रीपिटल फोर्स। एकदम सिंपल है सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स यानी कि क्या, इट इज अ फोर्स विच इज अट्रैक्टिंग टुवर्ड्स द सेंटर। सेंटर की तरफ जो अट्रैक्ट करता है उसे हम सेंट्रीपिटल फोर्स बोलेंगे। A force acts on any object moving along a circle and it is directed towards the center. क्या कर रहा है वो, towards the center उसे attract कर रहा है, तो उसे हम centripetal force बोलेंगे। Now let's go to the next topic which is known as the Kepler's law. These law are very very important और ये एग्जाम में पूछे ही जाते हैं कोई भी तरीके से, किसी भी तरीके से। तो आप बहुत ही इजी भी है, तो हम आपसे ट्राई करते हैं, ट्राई टू अंडरस्टैंड।
तो यहाँ पे क्या बोला गया है, एक कोन ली गई है, एक कोन का शेप लिया गया है और उसे जब हम मिडल से ऐसे कट करेंगे किसी भी एंगल से, तो वो हमें एक शेप देगा, कुछ कुछ इस तरह का, है ना? ऐसे शेप देगा। तो इस शेप को क्या बोला गया है? एलिप्स बोलते हैं। इस शेप को क्या बोलते हैं? एलिप्स। तो ये एलिप्स के ऊपर सब चीजें यहाँ पे दी गई है। तो वो कैसे दी गई है? लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो यहाँ पे केपलर ने फर्स्ट लॉ क्या बोला है यहाँ पे? लेट्स सी। केपलर का फर्स्ट लॉ कहता है ऑल प्लैनेट्स मूव अराउंड द सन इन एलिप्टिकल ऑर्बिट विद द सन एट वन ऑफ द फोकाई। ऑल प्लैनेट्स मूव अराउंड द सन, यस, सन एक जगह पे रहता है और उसके अराउंड सभी प्लैनेट्स मूव करते हैं इन एलिप्टिकल ऑर्बिट। बट किस ऑर्बिट में? एलिप्टिकल ऑर्बिट में। इस ऑर्बिट में, जैसे आपको मैंने बताया, एक एलिप्टिकल ऑर्बिट में, एक एलिप्स के शेप में, विथ सन एट वन ऑफ द फोकस। अब एलिप्स के दो फोकस होते हैं, फोकस 1 एंड फोकस 2, और फोकस 2 पे सन होता है या फोकस 1 पे, किसी भी एक फोकस पे सन प्रेजेंट होता है। यही हमारा केपलर का फर्स्ट लॉ कह रहा है। व्हाट इज इट टू से? All planets move around the sun in elliptical orbit with sun at one of the foci। तो ये हो गया केपलर का फर्स्ट लॉ। अब हम आते हैं केपलर के सेकेंड लॉ पे। तो केपलर का सेकेंड लॉ क्या कह रहा है यहाँ पे? A planet sweeps out equal areas in equal interval of time। इसका ही आपके टेक्स्ट बुक में थोड़ा लॉन्ग फॉर्म दिया गया है। The line joining the planets and the sun sweeps equal areas in equal interval of time। यानी कि जो लाइन है, जो सन को और प्लैनेट्स को ऐसे जॉइन कर रही है। यहाँ पे लेट्स सी, ये एक प्लैनेट है, प्लैनेट ए, और ये यहाँ उसने प्लैनेट कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया, और वो यहाँ पे हो गया, ये हो गया बी उसका पोजीशन। तो एस ए बी, तो यहाँ पे हम बात करेंगे एस ए बी एरिया, इस एरिया की, और यहाँ पे क्या है? एक प्लैनेट है जिसने यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस ट्रेवल किया। इसे हम कर लेते हैं सी एंड डी। तो एस सी डी, एस सी डी, यानी कि ये एरिया जो पिंक कलर में आपको हाईलाइट किया गया है, ये एरिया और ये एरिया इक्वल है एक दूसरे से। और जो प्लैनेट्स ने ये डिस्टेंस ट्रेवल किए हैं वो भी इक्वल ही है, यानी कि डिस्टेंस 1 एंड डिस्टेंस 2 आर सेम इन एरिया एज वेल एंड इन टाइम एज वेल। एरिया में भी सेम है और टाइम में भी सेम है, यानी कि टाइम टेकन टू ट्रैवल डिस्टेंस 1 इज इक्वल टू टाइम टेकन टू ट्रैवल डिस्टेंस 2, और एरिया 1 एरिया 2 दोनों भी सेम है, यानी कि ये हो गया अ प्लैनेट स्वीप्स आउट इक्वल एरियाज इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ये हो गया केपलर का सेकेंड लॉ। अब हम आते हैं केपलर्स के थर्ड लॉ पे। थर्ड लॉ जो है वो आपको थोड़ा हार्ड लग सकता है, बट इट इज नॉट दैट मच हार्ड अगर आप उसको समझ के लिए। तो ये क्या कह रहा है? द स्क्वायर ऑफ इट्स पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन अराउंड द सन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ द मीन डिस्टेंस ऑफ अ प्लैनेट फ्रॉम द सन। अब ऐसा जल्दी जल्दी में पढ़ रहे तो ऑफकोर्स किसी भी इंसान को ये हार्ड लगेगा। तो अब यहाँ पे क्या कह रहा है? द स्क्वायर ऑफ इट्स पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन अराउंड द सन, यानी कि उसका जो टाइम है, स्क्वायर ऑफ इट्स पीरियड, यानी कि उसका जो टाइम है उसका स्क्वायर, जो सन के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है उसका स्क्वायर, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ द मीन डिस्टेंस, यानी कि जो डिस्टेंस है उसका क्यूब, मीन डिस्टेंस का क्यूब फ्रॉम द प्लैनेट फ्रॉम द सन। तो यहाँ पे मीन क्यों लिया गया है? मीन या एवरेज हम बोलते हैं इसे। तो यहाँ पे मीन या एवरेज क्यों लिया गया है? इट्स बिकॉज जो डिस्टेंस है वो चेंज होता जा रहा है, जो डिस्टेंस है वो चेंज हो रहा है हर जगह पे, तो इसीलिए यहाँ पे मीन या एवरेज लिया गया है। तो अब आपको समझा, ये है टाइम। तो the square of its period of revolution around the sun is directly proportional to the cube of the mean distance of a planet from the sun। अब यहाँ पे जो ये है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की साइन, प्रोपोर्शनलिटी साइन, अब इसे हटाने के लिए कुछ कांस्टेंट ऐड करना पड़ता है। ये कांस्टेंट कौन बनाता है, कैसे वो डिस्कवर होता है? तो साइंटिस्ट उसकी वैल्यू के हिसाब से डिस्कवर करते हैं। तो यहाँ पे ये हटाने के लिए क्या लिया गया है? इज इक्वल टू के आर क्यूब। यहाँ पे के को ऐड किया गया है एज अ प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। के क्या है? प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, उसकी वैल्यू किसे पता होगी? तो साइंटिस्ट को पता होगी, उसे निकाली गई है उन्होंने किसी कैलकुलेशंस करके, तो उसकी वैल्यू आपको जानने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे उसे हम जब सॉल्व करेंगे, टी स्क्वायर अपॉन आर क्यूब इज इक्वल्स टू के। तो ये बन गया हमारा फॉर्मूला। ये फॉर्मूला बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना पड़ेगा। केपलर के थर्ड लॉ से ये फॉर्मूला बना है, केपलर के थर्ड लॉ से ये फॉर्मूला बन चुका है, और इट इज वेरी इजी। सो अब केपलर को देख के न्यूटन ने भी बोला कि मैं भी कुछ ऐसा लॉ बनाता हूँ जिससे आप लोगों को ग्रेविटेशन और अच्छे से क्लियर होगा।
तो इसे बोला, उसने इस चीज को नाम दिया है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। किसने दिया है? न्यूटन ने, इसीलिए न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। अब इसने बोला क्या है? न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल स्टेट्स दैट, यहां से स्टार्ट होगा, एवरी पार्टिकल इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट्स एवरी अदर पार्टिकल। हर एक पार्टिकल हर दूसरे पार्टिकल को अट्रैक्ट कर रहा है, बिल्कुल सच्ची बात है। विद द फोर्स, हाँ किसी फोर्स से ही अट्रैक्ट कर रहा होगा, that is directly proportional to the product of their masses। वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किससे है? उनके मासेस से है। उन दोनों के मासेस का मल्टीप्लाई करेंगे तो उनका वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा उनके स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस से, उनके डिस्टेंस के स्क्वायर से। अब वो कैसे हम उनने निकाला, वो अब हम देखते हैं। यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट वन एंड ऑब्जेक्ट टू, जिनका मासेस है m1 एंड m2। अब उनके बीच का डिस्टेंस कुछ d है और वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं कुछ फोर्स से। आपको ये क्लियर हो गया होगा, इतना तो क्लियर ही होगा। अब ये क्या कह रहा है? जो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं फोर्स से, वो फोर्स क्या है? इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। किससे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस, यानी कि m1 इंटू m2। प्रोडक्ट हो गया यानी मल्टीप्लीकेशन हो गया, और मल्टीप्लीकेशन साइन यहाँ पे नहीं भी दिया तो भी सेम ही होता है। प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल, यानी कि यहाँ पे नीचे आ जाएगा डिनोमिनेटर में, टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, डिस्टेंस के स्क्वायर में। तो ये हो गया उसका, ऐसा कुछ इक्वेशन बन जाता है। अब यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी साइन है, यानी उसे निकालने के लिए हमें कुछ कांस्टेंट ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे कांस्टेंट क्या ऐड किया गया है? जी ऐड किया गया है। जी इज द प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। यहाँ पे यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में जी एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। तो ये हो गया कुछ इस तरीके से फॉर्मूला बन जाता है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल्स में भी बहुत बार पूछा गया है। अब इसके कुछ केसेस है जो आपको पता होने चाहिए, जो एग्जाम्स में भी आते हैं। तो केस नंबर 1 कुछ ऐसा है कि अगर m डबल हो गया, m1 डबल हो गया, यानी कि मास वन अगर डबल हो गया तो क्या होगा? तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से होगा कि यहाँ पे g है, मास m1 का डबल हुआ है, तो हम कुछ इस तरीके से लिखेंगे, g 2m1, 2m1 m2 अपॉन d स्क्वायर। कुछ इस तरीके से हमें दिखेगा। अब ये जब ब्रैकेट के बाहर आएगा तो ये d, ये यहाँ पे क्या होगा? ये कुछ इस तरीके से दिखेगा, ये टू ब्रैकेट के बाहर और बाकी के सभी चीजें अंदर, जी m1 m2 अपॉन टी स्क्वायर। तो यहाँ पे अगर क्या हो गया, मास वन डबल हो गया, तो फिर F, फोर्स विल ऑल्सो डबल, फोर्स विल ऑल्सो डबल, फोर्स भी क्या हो रहा है? डबल हो रहा है। m1 डबल हो गया तो फोर्स भी डबल हो रहा है यहाँ पे, you all can see। तो ये हो गया फर्स्ट केस। अब हम बात करते हैं सेकेंड केस की। सेकेंड केस क्या कर रहा है? डी, यानी कि डिस्टेंस अगर डबल हो गया तो क्या होगा? अगर डिस्टेंस डबल हो गया तो कुछ इस तरीके से हमें लिखना पड़ेगा, जी m1 m2 अपॉन, यहाँ पे जब m डबल हो रहा था तो हमने 2 को ऐड किया था, तो यहाँ पे डिस्टेंस डबल हो रहा है तो हम d के बाजू में 2 को ऐड करेंगे, यानी कि कुछ इस तरीके से। अब हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये कुछ ऐसा दिखेगा, जी m1 m2 अपॉन 4d स्क्वायर। अब हम इसको पूरा बाहर ले लेते हैं तो ये कुछ ऐसा होगा, 1 अपॉन 2 जी m1 m2 अपॉन डी स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या रहा है? जब d डबल हो रहा है तो फोर्स विल रिड्यूस, फोर्स क्या हो रहा है? रिड्यूस हो रहा है बाय अ फैक्टर ऑफ 4, 4 के फैक्टर से, 4 से कम हो रहा है। जब ये अंदर जाएगा तो 4 ही बनेगा, आपको मैं बता दूं। जब ये ब्रैकेट के अंदर जाएगा तो मल्टीप्लाई होकर यहाँ पे क्या बनेगा? 4 बनेगा। कि पूरे ब्रैकेट को ले लेंगे हम यहाँ पे तो वो बाहर चला जाएगा, यानी उसका स्क्वायर रूट ले लेंगे तो यहाँ पे 2 बन जाएगा। तो यहाँ पे फोर्स क्या हो रहा है? रिड्यूस हो रहा है बाय अ फैक्टर ऑफ फोर्स, 4, यानी कि ये जब 2 है वो ऊपर चला जाएगा तो -4 बनेगा, है ना। डिनोमिनेटर की कोई भी चीज अगर ऊपर चली जाती है न्यूमरेटर में तो वो माइनस साइन में चली जाती है। तो यहाँ पे क्या होगा? बाय अ फैक्टर ऑफ 4 वो क्या होगा? रिड्यूस होगा। तो ये दो केसेस हमने कुछ देखे। केस नंबर 1, इफ m1 is double, f will also double, and if d is doubled, f will reduce by a factor of
4। तो ये कुछ केसेस हो गए, ये न्यूटन्स का यूनिवर्सल लॉ हो गया। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी के टॉपिक्स को कवर करेंगे। Exam tip 1. Break whole syllabus into daily goals. Focus on 1 to 2 topics per day instead of everything at once. If you like the video, hit the like button, share and subscribe.